हेलो। आज हम मतलब बीटीसी सेकंड सेमेस्टर जो है इसमें बात करेंगे। जो है वन लाइनर अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा। पहला हमारा ये विषय है बीटीसी सेकंड सेमेस्टर, वर्तमान जो इस समय जो भारतीय समाज है इसके बारे में एवं प्रारंभिक शिक्षा, जो पहली जो शिक्षा थी। वर्तमान भारत के बारे में बात होगी, जो समाज है, और पहली वाली शिक्षा क्या थी व्यवस्था, इसके बारे में। और जो हमारा लोगो लगा है इसको आप थोड़ा सा पालन करिए सभी लोग। मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि सभी लोग इस लोगों का पालन करिए, जो भी हो आप समझ ही रहे होंगे। चलिए आइए देखते हैं अगला जो हमारा प्रश्न है। तो हमारा जो पहला प्रश्न है वो इस तरह से है कि प्राचीन काल में एक वेद के ज्ञाता को क्या कहते थे। जो प्राचीन काल था, एक वेद के ज्ञाता को क्या कहते थे, एक वेद जो था उसके ज्ञाता को क्या कहते थे। तो क्या कहते थे, स्नातक। जो आज हम लोग स्नातक करके जो आप लोग कर रहे हैं डीएलएड, वही स्नातक एक वेद के ज्ञाता को कहते थे। प्राचीन काल में दो वेद के ज्ञातों को क्या कहते थे, वसु। क्या कहते थे, वसु। प्राचीन काल में तीन वेद के ज्ञाता को क्या कहते थे, तीन वेद के ज्ञाता को रुद्र कहते थे। और प्राचीन काल में चार वेद के ज्ञातों को क्या कहते थे, वो कहा जाता था आदित्य। तो देखिए सभी इम्पोर्टेंट हैं कि एक वेद के ज्ञाता को क्या कहते हैं। अगर पहला एक वेद किसी ने पढ़ लिया, यदि उसके बारे में उसको नॉलेज है तो वो स्नातक कर लिया। दूसरा, यदि दूसरा वेद, अगर दो वेद पता है, एक प्लस यानी कि 1+1, तो दो वेद अगर पता है तो वसु है। ये क्या है, वसु। अगर चलिए फिर +1 करते हैं, तीन वेद पता है तो उसे क्या कहेंगे, रुद्र। अगर चलिए एक प्लस और हमने कर दिया इस तरफ, तो इसको क्या कहेंगे, आदित्य। तो चार वेद के ज्ञाता को क्या कहेंगे, आदित्य। तीन वेद के ज्ञाता को कहेंगे रुद्र। एक वेद के ज्ञाता को क्या कहेंगे, स्नातक। दो वेद के ज्ञाता को कहेंगे वसु। तो ये चार इस तरह से हैं। चलिए अगला जो है हमारा देखते हैं कि अगला जो है हमारा कि वैदिक शिक्षा में 5 वर्ष की अवस्था पूर्ण करने के बाद गुरुकुल में प्रवेश लेता था, तब कौन सा संस्कार दिया जाता था। तो चूड़ा कर्म संस्कार तब दिया जाता था। तो देखिए ये क्या है, अभी हम बता रहे हैं। दूसरा छठा क्वेश्चन हमारा देखिए कि वैदिक काल में गुरुकुल में प्रवेश के लिए भेजते समय कौन सा संस्कार कराया जाता था। तो कौन सा संस्कार कराया जाता था, उपनयन संस्कार कराया जाता था। वो कौन सा संस्कार था, उपनयन संस्कार। और फिर बात करेंगे 7 नंबर का, जो है उपनयन का शाब्दिक अर्थ क्या है, गुरु के पास ले जाना। गुरु के पास ले जाना, ये उपनयन का शाब्दिक अर्थ है गुरु का। तो देखिए यहाँ पे हमारा जो पहला है, हमने क्या बताया कि वैदिक शिक्षा में 5 वर्ष की अवस्था पूर्ण करने के बाद जब गुरुकुल में प्रवेश लेता था तब कौन सा संस्कार, जब प्रवेश लेता था तो चूड़ा कर्म। वैदिक काल में गुरुकुल में प्रवेश करने के लिए भेजते समय मतलब घर वाले कौन सा कराते थे, उपनयन। उपनयन का कहा है, गुरु के पास ले जाना। उपनयन जो संस्कार है इसका शाब्दिक अर्थ क्या है, आप लोग जान गए होंगे कि गुरु के पास ले जाना। चलिए आइए देखते हैं हम जो अगला प्रश्न है। उपनयन हो गया। और फिर हमारा क्या है 8 नंबर का कि विद्यार्थी जीवन की समाप्ति पर कौन सा संस्कार। जब मतलब आप जैसे कॉलेज गए, स्कूल गए, तो स्कूल जैसे आप गए, स्कूल यदि आप गए तो जाते समय यहाँ पर जब आप जाते थे, जैसे घर से जा रहे हैं तो उपनयन संस्कार, और जैसे स्कूल में पहुँचे तो चूड़ा कर्म जो संस्कार था वो कराया जाता था। अच्छा, जब आपके मतलब मान लिया आप ये कोई कॉलेज है 1 से लेकर के 10th तक है, अब जब यहाँ से आप निकल रहे हैं 10th पास करके, 10th जो पास कर लिया, तो इसके बाद समावर्तन संस्कार कराया जाता था। कौन सा संस्कार, समावर्तन संस्कार। तो ये था सर समावर्तन संस्कार। फिर 9 नंबर का क्या है कि बौद्ध शिक्षा की शिक्षण विधि क्या थी। तो बौद्ध शिक्षा में सभी लोग जानते होंगे उस टाइम जो समय था वो काफ़ी किताबों का समय नहीं था, मतलब सिर्फ कहते नहीं मौखिक शिक्षा का समय था। लिखाई मतलब बहुत कम, प्रवचन कहते नहीं कि प्रवचन दे रहे हैं, तो इस तरह से प्रवचन दिया जाता था, तो मौखिक शिक्षा थी। 10 नंबर का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे वेरी इंपॉर्टेंट की कहेंगे, क्योंकि इस्लाम धर्म में शिक्षा का क्या महत्व था। इस्लाम धर्म में बहुत लोग कहते हैं इस्लाम धर्म में शिक्षा का कोई महत्व नहीं, ऐसा नहीं, गलत है। सभी में अपना अपना महत्व है। तो मैं बताऊंगा कि मोहम्मद साहब कहा करते थे, मोहम्मद साहब अंतिम मतलब इस्लाम धर्म के अंतिम या लास्ट पैगंबर थे, अंतिम या लास्ट पैगंबर थे। इन्होंने मतलब जो इस्लाम धर्म था इसको बहुत प्रचार प्रसार किया, कई देशों में इन्होंने प्रचार प्रसार किया। तो कहा जाता है कि उन्होंने कहा कि दान में सोना देने की अपेक्षा
दान में सोना देने की अपेक्षा बच्चों को शिक्षा देना श्रेष्ठ है। कि दान में आप सोना ना दे दो, कोई गरीब आए तो आप उसको सोना दे दो, अपने बच्चे को मूर्ख बनाए रखे हो, उसको पढ़ा नहीं दो, ये बेकार है। आप सोना की अपेक्षा आप सोना चाहे ना दें पर आप बच्चों को पढ़ाएं ज़रूर, ये है सबसे मेन बात। तो इस तो हमारा जो 11 नंबर का क्वेश्चन है, देखिए 11 नंबर का जो क्वेश्चन है वो क्या है कि हुमायूं नामा किसने लिखा था। तो हुमायूं नामा बाबर की पुत्री गुलबदन बेगम ने लिखा था, गुलबदन बेगम ने लिखा था। चलिए अब मुग़ल काल की बात आई है, मुग़ल जो काल है, मुग़ल काल की हम बात करेंगे। मुग़ल काल का मतलब मुग़ल काल की नींव किसने डाली थी। तो मुग़ल काल की जो नींव डाली थी बाबर ने। अच्छा, बाबर ने कब डाली थी नींव? जो डाली बाबर ने मतलब एक साम्राज्य का स्थापना की तो कब की? तो जो स्थापना की थी वो 1526 में की थी। कब की थी? 1526। कितने साल तक की? ये 1530 तक इन्होंने शासन कितने कब तक किया? 1526 से 1530 तक इन्होंने शासन किया। चलिए अच्छा ठीक है। अच्छा बाबर की मतलब बाबर जो है, बाबर का मतलब जो है जन्म कब हुआ था? तो जन्म इनका जो हुआ था वो 24 फरवरी 1483 को हुआ था। 1483 को इनका जन्म हुआ था। अब फिर क्वेश्चन है बाबर काल से थोड़ा सा इम्पोर्टेंट, मतलब बाबर के बाद राजगद्दी पर कौन बैठा? बाबर के बाद राजगद्दी पर कौन बैठा? तो कौन बैठता है? हुमायूं। कौन बैठता है? हुमायूं। इनका लड़का जो होता है हुमायूं, वो बैठता है। हुमायूं गद्दी पर बैठता है। अच्छा, हुमायूं जो थे इन्होंने कब से कब तक शासन काल किया? इन्होंने 2 बार शासन किया। क्योंकि अब बीच में होता क्या है, इन्होंने पहले तो 1530 में गद्दी संभाली, गद्दी के बाद 1540 तक इन्होंने शासन किया। 40 के बाद ऐसा होता है कि इनको एक बहुत ही ताकतवर व्यक्ति कहेंगे जिन्हें शेर शाह सूरी, जिनके बचपन का नाम फरीद खान था, उनसे ये पराजित हो जाते हैं। पराजित होने के बाद ये भाग जाते हैं। भागने के बाद मोहम्मद मतलब कुछ साल तक क्या 5 साल मोहम्मद जो शेर शाह सूरी थे 5 साल करते हैं 45 तक, 40 से 45। फिर उनका लड़का आता है, वो करता है 56 तक, 55 तक वो करता है। 55 तक करने के बाद 55 तक वो करता है, 55 तक उनका लड़का करता है शेर शाह सूरी का। बाद को फिर से ये अपना मतलब जो इनकी जो पहले की जो जहाँ घर था वहीं चले जाते हैं। हुमायूं जो था इनका जो पहले का घर था ये उस उत्तर की साइड में चले जाते हैं। वहाँ से अपना संगठन बनाकर फिर आते हैं और फिर इनके शेर शाह सूरी के लड़के पर आक्रमण करते हैं और उसे जीत लेते हैं। जीतने के बाद फिर ये पुनः 1 साल के लिए राजा बनते हैं। तो मुग़ल साम्राज्य में 2 बार कौन राजा बना? 2 बार बने हुमायूं। तो हुमायूं का मतलब अच्छा एक क्वेश्चन और हुमायूं से हम बना दें कि हुमायूं का मतलब जन्म में नाम क्या रखा गया था। तो हुमायूं का जो जन्म के नाम समय रखा गया था, जन्म के समय नाम रखा था नसीरुद्दीन था। तो इस तरह से फिर हुमायूं के बाद कौन आए? हुमायूं के बाद अकबर आए। कौन आए? अकबर आए। फिर अकबर के बाद कौन आया? अकबर के बाद मतलब जो आते हैं शाहजहाँ आते हैं, जहांगीर आते हैं। जहांगीर के बाद शाहजहाँ आते हैं। शाहजहाँ के बाद औरंगजेब आते हैं। इसी तरह चलते हुए लास्ट में जो अंतिम शासक होता है, कहा जाता है कि मुग़ल जो काल था, मुग़ल साम्राज्य जो था, मुग़ल साम्राज्य बहुत समय तक चला। ये 1526 में अपनी कहते हैं कि साम्राज्य स्थापित करके 1857 तक, कब तक? 1857 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया। 1857 ईस्वी तक शासन किया और फिर मतलब विश्व युद्ध हो जाता है, प्रथम विश्व युद्ध होता है, जिसमें से इनका जो अंतिम शासक होता है बहादुर शाह जफ़र सेकंड, ये जो होते हैं मतलब शासन करते हैं। शासन करने के बाद फिर अंग्रेज मतलब अपना स्थान वहाँ पे पूरा कर लेते हैं, इसलिए ये मतलब राजगद्दी छोड़ते हैं। फिर 13 नंबर का क्वेश्चन देखिए, जो हमारा मेन टॉपिक था, हम दूसरी तरफ चले गए, मुग़ल साम्राज्य में पूरा हम बताने लगे। चलिए ये देखिए 12 नंबर, अज्ञानी रहने की अपेक्षा जान मना लेना ही, अज्ञानी रहने की अपेक्षा जान मना लेना ही, यह कथन किसका है? तो प्लेटो का। यह कथन किसका है? प्लेटो का। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क होता है। ये किसने कहा? सभी लोग जानते होंगे, अरस्तू ने कहा। अरस्तू ने क्या कहा? कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये भी एग्जामों में देखने को मिलता है। ज्ञान ही स्वर्ग तक
की उड़ान में पंखों का आधार, ये कथन किसका है? शेक्सपियर का है। मतलब आप सक्सेस तभी होंगे जब आप मतलब स्वर्ग तक को उड़ान में पंखों का आधार बनाएंगे। तो ये था। अब चलिए देखते हैं अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो क्या है 15 नंबर का। शिक्षा के वैयक्तिक उपदेश का संकुचित अर्थ क्या है? शिक्षा का वैयक्तिक उपदेश का संकुचित अर्थ आत्म अभिव्यक्ति अथवा बालक की शक्तियों का सर्वांगीण विकास है। देखिए शिक्षा के वैयक्तिक उपदेश क्या है? शिक्षा का वैयक्तिक उपदेश यही है कि शिक्षा का वैयक्तिक उपदेश है कि बालक की शक्ति जो है, बालक की शक्ति का सर्वांगीण विकास करना या बालक का सर्वांगीण विकास करना, आप ऐसे बता सकते हैं। चलिए हम बताएंगे अब 16 नंबर का जो हमारा क्वेश्चन है, 16 नंबर का जो हमारा क्वेश्चन है यह है अनौपचारिक शिक्षा का क्या है? अनौपचारिक शिक्षा, और इसमें से ना काट दीजिए, हम बताएंगे औपचारिक शिक्षा भी बताएंगे। अनौपचारिक शिक्षा पहले सुनिए। अनौपचारिक शिक्षा बिना प्रयास, आडंबर ही अव्यवस्थित, आकस्मिक, सर्वत्र सभी परिस्थितियों, कॉमा यहाँ से काट दीजिए, कॉमा अवस्थाओं एवं सभी व्यक्तियों द्वारा दी जाती है, जो अनौपचारिक शिक्षा होती है। अनौपचारिक मतलब ना कोई टाइम आपका सही, ना टाइम आपको पता होगा कि हमको कितने टाइम पढ़ना है, कोई भी किसी समय भी आपको ज्ञान मतलब आप सीखें या सिखाए आपको कोई, जैसे माता है तो माँ जो पारिवारिक होते हैं, परिवार में कोई टाइम टेबल नहीं होता है, कोई भी किसी समय बालक को मतलब सिखाते ही रहते हैं हर टाइम। तो इस प्रकार की शिक्षा क्या है? अनौपचारिक शिक्षा है। अब हम औपचारिक शिक्षा की बात करेंगे। औपचारिक शिक्षा क्या होती है? औपचारिक शिक्षा देखिए, औपचारिक शिक्षा वो होती है जैसे आप कॉलेज गए, आप कहाँ गए? कॉलेज गए। तो कॉलेज जाने के बाद वहाँ पे एक टाइम है कि पहले प्रेयर होगी। क्या होगा? पहले प्रेयर होगी, प्रेयर के बाद पहला एक बेल बजेगी, बेल बजने के बाद पहला पीरियड मैथ का होगा, मैथ के बाद जो दूसरा पीरियड है, दूसरा पीरियड इंग्लिश का होगा। तो इस तरह से उसमें ये टीचर आएंगे, ये सब फिक्स है। ये जो फिक्स है, टाइम फिक्स है, आने जाने का समय फिक्स है, टीचर का समय फिक्स है, किताब ये पढ़ाई जाएगी, सब फिक्स है। तो जिसका मतलब टाइम टेबल शेड्यूल हो तो उसे क्या कहेंगे? औपचारिक शिक्षा। उसे क्या कहेंगे? औपचारिक शिक्षा। चलिए अगला हम देखते हैं कि दूरस्थ शिक्षा के कितने घटक हैं? दूरस्थ शिक्षा के कितने घटक हैं? तो दूरस्थ जो शिक्षा है इसके जो घटक हैं, मुक्त शिक्षा है, मुक्त अधिगम है और पत्राचार शिक्षा है, ये है। फिर है 18 नंबर का क्वेश्चन, पत्राचार शिक्षा का माध्यम क्या है? पत्राचार जो शिक्षा है इसका मतलब मुद्रित प्रणाली है। क्या है? मुद्रित प्रणाली, जो डाक के माध्यम से छात्रों को प्रेषित की जाती है, जो डाक के छात्र मतलब डाक के माध्यम से छात्रों को वितरित की जाती है, जो डाक के माध्यम से छात्रों को प्रेषित की जाती है। तो यही है पत्राचार शिक्षा। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई है। यदि वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। हाँ, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, यानी कि अगली आने वाली वीडियो आपको जल्द से जल्द पता चल जाए। तो और हमारे मतलब जो अपने दोस्त हैं उन तक शेयर भी करते रहिए। शेयर करेंगे तभी कुछ फ़ायदा मिलेगा हमको भी, क्योंकि कुछ मेहनत की जा रही तो आपके लिए भी की जा रही हूँ, मैं थोड़ा अपने लिए भी, हर व्यक्ति भी करता है, दूसरों के लिए भी मैं कर रहा हूँ। तो थोड़ा शेयर ज़रूर करिए और हमारी वीडियो को लाइक करिए। इसका जो हमारा टारगेट है 1000 लाइक का टारगेट है, इसको आप ही पूरा करेंगे, हम नहीं पूरा करेंगे, क्योंकि आप लोग ही देखेंगे। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ हम लोग।